मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जिसकी शादी को अभी 2 साल हुए थे और अल्लाह ने औलाद की खुशी दे दी। इससे बड़ी और क्या खुशी हो सकती थी। मेरी ज़िंदगी में ये दिन बड़ी मन्नतों और मुरादों के बाद आया था। मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रही थी। मेरे चंद रिश्तेदार मेरे घर मुझे मुबारकबाद देने के लिए आए। अल्लाह ने मुझे बेटी से नवाजा था। मेरी बेटी के लिए प्यारे प्यारे कपड़े और तोहफे लाए गए। वो लोग मुझे वही दिखा रहे थे और मैं आसपास देख रही थी कि मेरा शौहर कहाँ है। इसको भी तो यहाँ पे होना चाहिए था। वो लोग इसको भी मुबारकबाद देने आए थे। वो वैसे सुबह से ही गायब था, फ़ोन भी नहीं उठा रहा था। कहाँ गया था किसी को कुछ पता नहीं था। अचानक कमरे में दाखिल हुआ और मैंने अपने रिश्तेदारों को कहा क्या गए हैं। इसने इनको सलाम नहीं किया, वो सीधा मेरी तरफ आया। मैं अपनी बेटी का पेट भर रही थी और इसको अपने गले से लगाए बैठी थी। मेरी बेटी आज 7 दिन की हो गई थी। मैंने इसका नाम फातिमा रखा था। मेरा शौहर सलीम अचानक मेरी तरफ बढ़ा और इसने मेरी गोद से मेरी बेटी को छीना। इसका अंदाज पकड़ने वाला नहीं था बल्कि छीनने वाला। और इसके बाद इसने सबके सामने कैसी सफाकाना हरकत की कि जिसके बाद हम लोग अभी तक सदमे में हैं कि ये सब हो कैसे गया। लेकिन आज तकरीबन 1 साल गुजर जाने के बाद मुझे फिर से खबर मिली थी। मुझे बताया गया था कि मेरी बेटी के साथ बुरा करने वाले आदमी को आज फांसी होने वाली है। लेकिन इसने मरने से पहले एक अजीब तरह की ख्वाहिश की थी। वो ख्वाहिश क्या थी ये सुनकर हम सब लोग हैरान थे, क्योंकि हमें पता था कि ये कभी भी इस तरह की बात कर ही नहीं सकता। फिर इसने ऐसा क्यों किया? इसने कहा कि मैं अपने कमरे में बैठी थी जब मेरे पास मेरा भाई आया और इसने कहा कि देखो इस खबर को। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा कि चलो बिलाखिर इंसाफ तो मिल गया, लेकिन जो चला गया वो तो नहीं मिलेगा। कहने लगा कि हाँ वो नहीं मिलेगा पर इंसाफ तो मिलेगा ना। जब इसको सज़ा मिलेगी तो बाकी लोगों के लिए इबरत का निशान होगा और बाकी लोग ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सोचो कितनी जानें बच जाएंगी। मैंने कहा कि हाँ बाकी जानें बच जाएंगी, लेकिन मेरी जान जिसके अंदर थी वो तो चली गई इस दुनिया से। वो कहने लगा कि हम भी जाएंगे। मैंने कहा कि मैं नहीं जाना चाहती। उसने कहा कि जाएंगे, हम ही जाएंगे। ये इंसाफ हमारे लिए हो रहा है, हम इस इंसाफ को देखने ज़रूर जाएंगे। इसने मुझे तारीख बताई और कहा कि हम लोग जेल में जाएंगे, हमें शायद वहाँ पे खड़ा ना होने दिया जाए, लेकिन हम वहाँ पे मौजूद रहेंगे। हो सकता है कि इसके मुंह से आखिरी चीख निकले। मैं वो चीख सुनना चाहता हूँ। मेरे भाई ने बहुत नफरत से कहा था। इसकी आंखों में आंसू भी आ गए थे। तो कहने लगा कि कसम से आज भी मुझे वो वाक़या नहीं भूलता है। ये सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाऊँगा। हमें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए और तुम भी मेरे साथ चलोगी। हम लोग जेल की तरफ रवाना हो गए। मैं अब ऐसी बन गई थी कि मुझे कुछ भी महसूस नहीं होता था। मैं जब गाड़ी में बैठती तो बाहर रास्तों की तरफ नहीं देखती थी। मुझे कहीं जाना होता था तो मैं तैयार नहीं होती थी। हर वक्त रोती रहती थी। मेरी ज़िंदगी के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रहण दब गया था और जिसने ये सब कुछ किया था आज इसे सज़ा मिलने वाली थी। वो फांसी का मुजरिम था। इससे फांसी होने वाली थी। हम लोग वहाँ पे मौजूद थे। हमें बताया गया कि इस वक्त फांसी होगी और आप लोग साइड वाले कमरे में बैठ सकते हैं। अगर मुजरिम से मिलना चाहे तो मिल भी सकते हैं। आखिरी दफ़ा मुलाकात हो सकती है। मेरे भाई ने कहा कि हम सोच के बताएंगे। इसने मुझे कहा कि कर लेते हैं मुलाकात, देखिए तो सही इसकी आंखों में मौत का डर है या नहीं। मैं चुप हो गई क्योंकि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मुझे मिलना चाहिए या नहीं। मैं भी देखना चाहती थी कि इसके चेहरे पर डर कैसा नजर आता है। वो दुश्मन था मेरा और अपने दुश्मन को ज़ेर होता हुआ देखकर शायद मेरे दिल को थोड़ा सुकून मिल जाता। लेकिन थोड़ी देर के बाद एक अजीब सी खबर उड़ने लगी। कहने लगे कि फांसी के मुजरिम से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है और इसने एक अजीब सी आखिरी ख्वाहिश करती है।
अब आप लोग बताएं कि क्या इस आखिरी ख्वाहिश को पूरी करने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि आप लोगों की इजाज़त ज़रूरी है। मैं हैरान रह गई कि कैसे इजाज़त, क्योंकि जो शख्स फांसी पे चढ़ने वाला था वो मेरा शौहर था। आज मैं बेवा होने वाली थी, लेकिन इसने जो हरकत की थी वो ऐसी थी कि शायद आज मेरी ज़िंदगी का सबसे खुशी का दिन था। लेकिन अब इसकी ये आखिरी ख्वाहिश बहुत ही ज़्यादा अजीब थी। उन्होंने कहा कि इसकी ख्वाहिश के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में वो आपसे मिलना चाहता है। वो कह रहा है कि मैं अपनी बीवी से एक अकेले कमरे में मिलना चाहता हूँ और मैंने इससे कोई ज़रूरी बात करनी है। और दूसरे हिस्से में जब मुझे जेलर ने वो बात बताई तो मैं हैरान रह गई। मुझे वो दिन याद आ गया जहाँ से ये सब कुछ शुरू हुआ था। जब किसी लड़की की शादी होती है तो इसकी ज़िंदगी में सब कुछ नया होता है। शादी के शुरू के 1-1.5 साल को आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं। मेरी ज़िंदगी का भी वही पीरियड चल रहा था। मेरी शादी अच्छे लोगों में हुई थी। मेरा शौहर एक खूबरू जवान था। जवान आदमी था, पढ़ा लिखा था और इसकी नौकरी भी अच्छी थी। मैं इसके साथ बहुत खुश थी, बिल्कुल वैसे ही खुश थी जैसे कोई शादीशुदा लड़की खुश होती है। मेरे ससुराल वाले भी बुरे नहीं थे, वो भी मेरा ख्याल करते थे। अभी तक हमारे घर में कोई तलखी या कोई बड़ी लड़ाई भी नहीं हुई थी। शादी के 4-5 महीने गुजरे तो मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ और मैं बहुत खुश हुई, क्योंकि मेरा पहला बच्चा था। मेरे लिए सब कुछ नया था। मैं इतनी खुश थी कि मैं बता नहीं सकती। मेरा शौहर बातों का बहुत अच्छा करता था। बातें करके मेरा दिल जीत लेता था। मैंने सोचा कि इसको सरप्राइज़ दूंगी कि ये माँ बनने वाला है। अपने घर में अपनी सास को तो बता ही चुकी थी, क्योंकि इनके सामने ही मेरी तबीयत खराब हुई थी। पर मैंने इनको कहा कि आप बताना नहीं, मैं सलीम को खुद बताऊंगी। उन्होंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी खुशी, तुम खुद ही बता दो। वैसे भी हम बताएं या तुम बताओ, एक ही बात है। वो कमरे में आया तो मुझसे मिला और मुँह हाथ धोने के लिए बाथरूम में चला गया। जब वो बाथरूम में था तो मैंने बेड के ऊपर एक छोटे बच्चे की कमीज रख थी, जो मैंने कुछ वक्त पहले खरीदी थी। मुझे छोटे बच्चों के कपड़े बहुत पसंद थे और मुझे सबसे ज़्यादा बेटियों की चीज़ें पसंद थी, क्योंकि बेटियों की ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। छोटे छोटे फ्रॉक, चूड़ियाँ, पोनियाँ, इनको सजाने की कितनी सारी चीज़ें होती। पोनियाँ, इनको सजाने की कितनी सारी चीज़ें होती है। वो बिल्कुल किसी छोटी सी गुड़िया जैसी होती है, और लड़कियां तो छोटी गुड़ियों से खेलने की शौकीन होती है। जब इनकी ज़िंदगी में इनकी अपनी बेटी एक चीटी चापती गुड़िया बन के आ जाती है तो वो इसके साथ बहुत अच्छे से रहती है। इसको तैयार करती है, छोटी छोटी फ्रॉक पहनाती है। मैंने भी फ्रॉक ही खरीदा था। वो मैंने बिस्तर के ऊपर रख दिया और नीचे एक बड़े से कागज़ पे लिख दिया कि आप पापा बनने वाले हैं। खुद ने पर्दे के पीछे छुप गई। वो बाहर आया, तौलिया से मुंह साफ करते हुए इधर उधर देख रहा था कि मैं कहाँ चली गई। जब इसकी नज़र बिस्तर के ऊपर पड़ी, पहले वो हैरान हुआ और फिर खुश हुआ। मुझे आवाज़ देने लगा। मैं जब सामने आई तो बड़की मुझे गले लगा लिया और कहा कि तुम माँ बनने वाली हो। मैंने कहा कि हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। बहुत खुश हुआ, काले और मेरे सिर के ऊपर से वार के एक साइड पे रख दिए। कहने लगा कि तुमने मुझे बहुत अच्छी खबर सुनाई है। आज शाम को हम डिनर करने चलेंगे, लेकिन एक बात बताओ, तुमने बिस्तर पे फ्रॉक क्यों रखा है? क्या तुम्हें अभी से पता है कि तुम्हारे यहाँ बेटी होने वाली है? मैंने कहा कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये फ्रॉक अच्छा लगा था, इसलिए मैंने खरीद लिया। आपको सरप्राइज़ देने के लिए कोई चीज़ तो रखनी थी, और बच्चों की मेरे पास और कोई चीज़ नहीं थी, इसलिए मैंने फ्रॉक रख दिया। इसने कहा कि अच्छा। एक पल को इसके चेहरे पे संजीदगी आ गई। मैंने कहा कि कहाँ खो गए हैं आप? तो कहने लगा कि कुछ नहीं। मुझे फिर से गले से लगा लिया, और जब मेरा मुंह दूसरी तरफ था तो इसने वो फ्रॉक ऐसे चटक के ज़मीन पे फेंक दी जैसे बिस्तर पे कोई गंदी चीज़ पड़ी थी। मैंने शीशे में ये मंजर देखा था कि उगते शीशे में मेरे शौहर का मंजर नजर आ रहा था। मैंने जब इसकी तरफ देखा तो इसने फिर मुझे मुस्कुरा कर देखा और कहा कि चलो सबको बताते हैं और मैं मिठाई भी लेके आता हूँ। वो खुश तो बहुत था, लेकिन इसकी ये हरकत मुझे कुछ समझ नहीं आई।
पर खुशी खुशी में मैं ये भी भूल गई कि इसने कोई ऐसी हरकत की थी। ये खबर सबको पता चल गई। मैंने अपने घर वालों को भी बता दिया, ससुराल वालों को भी, दोस्तों को भी, सबको बता दिया गया था। सब लोग खुश थे और कह रहे थे कि अच्छी बात है कि जल्दी जल्दी साहब औलाद बनने वाले हो, क्योंकि आजकल तो मामलात ऐसे हैं कि शादियां तो हो रही है लेकिन बाद में इतने मसले बन रहे हैं, कभी औरत में मसला, कभी बंदे में मसला, और बच्चे नहीं हो रहे हैं। तुम लोग खुशकिस्मत हो कि जल्दी जल्दी इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई। बहुत अच्छी बात है। मेरी सास भी खुश थी। एक दिन मैं इनके पास बैठी थी। 2 बेटियां हैं। मैं भी अपने घर में बड़ी बेटी हूँ और मेरा एक छोटा भाई है। आपको ऐसा नहीं लगता कि आजकल हर घर में बेटियां ज़्यादा पैदा होती है? मेरी सास ने कहा कि हाँ बेटा, ये बात है कि आजकल बेटियां ज़्यादा पैदा हो रही है, लेकिन इसमें ऐसी कौन सी बात है? बेटी हो या बेटा, औलाद पैदा होना ज़रूरी है। मैंने कहा कि आपके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है कि आपके घर पोता पैदा हो? तो वो कहने लगी कि पोता भी पैदा हो जाएगा, पोती भी हो जाएगी। पहले पोता हो जाए, पोती हो जाए, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेटा मैंने देखा है कि आजकल ऐसे मामलात हो गए हैं कि लोगों के यहाँ औलाद ही नहीं हो रही है। ऐसे में आपको कुफरानी नेमत नहीं करना चाहिए कि बेटी हुई तो बेटा क्यों नहीं हुआ। मुझे मेरी सास की बातें बहुत अच्छी लगी। मुझे इनकी सोच बड़ी पसंद आई थी। वो अच्छी औरत थी, मेरा ख्याल करती थी। वैसे ज़्यादा लोग नहीं थे। मैं थी, मेरा शौहर था, छोटी नंद थी जिसकी अभी शादी नहीं हुई थी। बड़ी नंद कभी कभी आ जाती थी और ससुर बाहर के मुल्क होते थे। मेरा एक देवर भी था, पर वो जिस जगह काम करता था वहीं पे खाना खाया करता था। कपड़े भी उसके वही लोग इस्त्री करके देते थे, इसलिए इसके ज़्यादा काम नहीं होते थे। हम लोग इसके घर को बड़ी खुश उसलूबी से बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे। एक दूसरे के साथ बड़े खुश रहते थे। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ने लगे, मेरे चेहरे पे बहुत सारे दाने निकलने लगे और मेरी नाक चौड़ी सी हो गई। मेरे शौहर ने कहा कि तुम्हें पता है, जब बेटी पैदा होती है तो चेहरे पे दाने निकलते हैं और नाक चौड़ी हो जाती है और औरत का मुंह अजीब सा हो जाता है। तुम्हारे मुंह पे इतने दाने क्यों निकल रहे हैं? तुम्हारे यहाँ बेटी होने वाली है? मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता सलीम, लेकिन हाँ, मेरे मुंह पे दाने निकलने वाली है। मैंने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता सलीम, लेकिन हाँ, मेरे मुंह पे दाने निकल रहे हैं और मेरी नाक भी थोड़ी फूल सी गई है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। वो कहने लगा कि जब बेटा होता है ना तो औरत की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, इससे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है, इससे तरह तरह की बीमारियां हो जाती है, लेकिन इसका चेहरा साफ रहता है। तुम्हारा चेहरा तो ख़राब हो रहा है लेकिन वैसे तुम्हें कोई मसला नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है? मैंने कहा कि मुझे क्या पता इसका क्या मतलब है, और ऐसा नहीं होता। मेरे एक दोस्त थी, इसके यहाँ बेटा पैदा हुआ था, लेकिन इसके पूरे चेहरे पे छाइयाँ पड़ गई थी। और आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो नॉर्मल तरीके से इसकी बातें सुन रही थी। मुझे उस वक्त क्या पता था कि इसके दिल में क्या चल रहा है। कहने लगा कि इधर ज़रा मेरे पास आके बैठो और मुझे बताओ कि तुम्हारा क्या क्या खाने का दिल करता है। मैंने कहा हर चीज़ें खाने को दिल करता है, चिप्स, चाट, गोलगप्पे, समोसे, पकौड़े। इसने कहा कि अच्छा। वो मेरी बातें ऐसे सुन रहा था कि जैसे मैं कोई मुजरिम हूँ और वो कोई वकील है, और वो मेरी सारी बातों को बड़े गौर से सुन के ही कहीं नोट कर रहा है। इसने कहा कि तुम्हारा केक, मिठाई, हलवा, मीठी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता? मैंने कहा कि नहीं, मेरा मीठी चीज़ें खाने का दिल नहीं करता, मुझे तो मीठी चीज़ों से उल्टी आती है। तो कहने लगा कि अच्छा ठीक है, वैसे सुनने में आया है कि जब औरत के यहाँ बेटा पैदा होने वाला होता है तो इसका मीठी चीज़ें खाने का दिल करता है, और जब बेटी पैदा होने वाली होती है तो नमकीन चीज़ें खाने का दिल करता है। अभी हम ये बात कर रहे थे कि मेरी सास दरवाजे के पास आई। वो मुझे बुलाने के लिए आई थी। दस्तक दे के अंदर आ गई और उन्होंने कहा कि पता नहीं कहाँ से तू उल्टी सीधी बातें सुन रहा है। जब तू पैदा होने वाला था अजीब सा बन गया, जैसे वो गलत साबित हो गया, क्योंकि इसकी अपनी माँ ने ही गवाही दे दी थी। और ये तो क्या लेके बैठ गया है, मीठी चीज़ें, खट्टी चीज़ें, छोड़ इन सारी बातों को। वो कहने लगा कि 5वां महीना शुरू होने वाला है, हम लोग जेंडर का पता करवाएंगे। मेरी सास ने कहा कि खबरदार जो तूने इस तरह की हरकत की,
तो बेटा ये गुनाह होता है। हम कोई जेंडर का पता नहीं करवाएंगे। हमें नहीं पता करवाना कि बेटी है या बेटा। वैसे भी इसने इस दुनिया में आना ही है। अगर 5वां महीना शुरू हो गया तो समझो 4 महीने और हैं, ऐसे ही गुजर जाएंगे। मैं तेरे साथ नहीं भेजूंगी अपनी बहू को। पता नहीं तो वहाँ पे क्या करवाए। बार बार अल्ट्रासाउंड की सुई नहीं लगवाते हैं। जब सब कुछ बिल्कुल ठीक जा रहा है तो फिर हमें क्या ज़रूरत है बार बार अल्ट्रासाउंड करवाने की। ये गुनाह होता है। जब मेरे यहाँ बच्चे होने वाले थे तो मैंने कभी भी पता नहीं करवाया था। तेरे बाप को पता चल गया ना होता है। जब मेरे यहाँ बच्चे होने वाले थे तो मैंने कभी भी पता नहीं करवाया था। तेरे बाप को पता चल गया ना तो बहुत बुरा मनाएगा। वैसे भी मैं अपनी सास के साथ ही डॉक्टर के पास गई थी और 1-2 दफ़ा ही गई थी। डॉक्टर ने कहा कि सब कुछ ठीक है, आपका पहला बच्चा, इसलिए आपके साथ मामला ठीक है। आपकी सेहत भी अच्छी है, बच्चा भी ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। पर मेरे शौहर के दिमाग में न जाने ये बात क्यों बैठ गई थी। जब इसने 2-3 दफ़ा मुझे ज़्यादा ही फोर्स करने की कोशिश की और कहा कि ज़रा पता करवाती हैं, तो मैंने कहा कि आप क्यों पूछ रहे हैं। पहले तो वो कहीं खो सा गया, फिर कुछ सोचने लगा और बोला, इसने कहा कि अरे हमारी पहली औलाद है, हमने शॉपिंग नहीं करनी। अब तुम क्या चाहती हो कि हम लड़के और लड़की दोनों की शॉपिंग करें? देखो इतने पैसे तो नहीं है मेरे पास, एक ही शॉपिंग कर सकते हैं ना। तो पता तो होना चाहिए कि बेटी है या बेटा। बेटी के हिसाब से चीज़ें लेंगे। अगर बेटा है तो बेटे के हिसाब से चीज़ें देंगे। मैंने कहा कि लेकिन ऐसी चीज़ें भी तो ले सकते हैं जो बेटा और बेटी दोनों इस्तेमाल कर सके। तो कहने लगा कि नहीं, हमारी पहली औलाद है, हम इसके सारे जतन पूरे करेंगे। मुझे इसकी ये बात बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा कि हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात की है आपने। तो फिर अब क्या करें? अम्मी ने तो पता करने से मना कर दिया है। तो कहने लगा कि अम्मी को बताने की क्या ज़रूरत है, तो मर्द में डॉक्टर के पास चलेंगे, जाके अल्ट्रासाउंड करवा लेंगी और पता चल जाएगा। इसके बाद मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम अच्छी सी शॉपिंग कर लेना। मैं तो औरत थी ना, मुझे तो शॉपिंग करने का शौक़ था, पर अपनी औलाद के लिए शॉपिंग करने का शौक़ किसको नहीं होता। इसलिए इसने मुझे अपनी बातों में लगा लिया और मैं भी इसकी बात मान गई। बिना अपनी सास को बताए एक दिन हम लोग घर से निकल गए। मेरी सास की आदत थी, इसलिए नहीं कि इनको कोई तजस्सुस होता था, लेकिन बस इनकी आदत थी। उन्होंने कहा कि कहाँ जा रहे हो, बहू की हालत नहीं है इधर उधर जाने की, रिक्शा में बिठाओगे इसको। तो कहने लगा कि नहीं, रिक्शे में नहीं बिठाऊंगा, टैक्सी में जाएंगे। पर इसका दिल कर रहा है कुछ खाने का, पिज़्ज़ा खाने की फरमाइश कर रही है, इसलिए लेकर जा रहा हूँ। पीछे से मेरी नंद ने कहा कि पिज़्ज़ा तो घर पे भी आ सकता है, हम भी खा लेंगे इसी बहाने। तो मेरे शौहर को गुस्सा आ गया और इसने कहा कि नहीं, मैं इसको खुद ही अपने साथ लेकर जाऊंगा। सिर्फ बात पिज़्ज़ा खाने की नहीं होती है, बंदा कोई बाहर की हवा भी खा लेता है, थोड़ा इंसान का मूड अच्छा हो जाता है। पर हम मियाँ बीवी के मामले में तुम लोगों का क्या काम है? तुम्हें शर्म नहीं आती हमारे साथ इस तरह की बात करती हो? कबाब में हड्डी बनना चाहती हो? मेरा शौहर तो गुस्सा ही हो गया। ये बात वो मजाक में भी तो कह सकता था। मेरी सास ने भी महसूस किया और मेरी नान साइड पर बैठ गई कि भाई ने मुझे इतनी सारी बातें सुना दी। मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं अपने शौहर के सामने इस तरह से नहीं बोलती थी। इसके घर वालों के सामने मैं इसकी बहुत इज्जत करती थी। वो कहता था कि कमरे में तुम मुझे कुछ भी कह सकती हो, लेकिन बाहर तुमने मेरी इज्जत रखनी है। जब हम लोग जा रहे थे तो मैंने तब अपने शौहर से कहा कि आपको छुट्टी के साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। अगर इसने कह दिया तो क्या हो गया? तो मुझे कहने लगा कि पता होना चाहिए ना कि मियाँ बीवी के मामले में नहीं बोलते हैं, और ले जाएंगे इसके लिए वापसी पे पिज़्ज़ा खा लेगी, ठूस लेगी। मैंने कहा कि आप क्यों इतना गुस्से में रहते हैं? तो कहता था कि बस थोड़े दिन का गुस्सा है मेरा, अगर मुझे कोई अच्छी खबर मिली तो मेरा गुस्सा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। मैंने पूछा कि कैसी अच्छी खबर? इसने जवाब नहीं दिया। हम डॉक्टर के पास गए। ये वो वाली डॉक्टर नहीं थी जिसके पास मैं पहले जा रही थी। इसने मुझे कहा था कि तुम झूठ झूठ बोलो कि मुझे दर्द हो रहा था, कि वो अल्ट्रासाउंड रिकमेंड करे, वरना डॉक्टर भी कहेगी कि ये लोग क्यों पूछ रहे हैं। मैंने झूठ बोल दिया। डॉक्टर ने कहा कि लग तो सब कुछ ठीक रहा है, मैं आपको अल्ट्रासाउंड लिख देती हूँ, अल्ट्रासाउंड करवा के बता दे। मेरे शौहर ने कहा था कि अल्ट्रासाउंड करवा के हम घर चले जाएंगे, अल्ट्रासाउंड वाले से पूछ लेंगे कि बेटा है या बेटी। इसके बाद हमें डॉक्टर के पास वापस आने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि तुम्हारी तबीयत ठीक है। मुझे ये सब कुछ थोड़ा अजीब सा लग रहा था। खैर जब अल्ट्रासाउंड हुआ, रिपोर्ट हाथ में आ गई। वो आदमी रिपोर्ट भी लिख रहा था और साथ साथ बता भी रहा था कि सब कुछ ठीक है, बच्चे की पोजीशन ठीक है, पानी पूरा है। वो कहने लगा कि बच्चा बेटा है ना? तो इसने कहा कि देखिए बच्चे की पोजीशन इस तरह की है कि पता नहीं चल पा रहा कि बेटा है या बेटी। वो कहने लगा कि ये क्या बात है, आपने हमसे 1800 रुपये लिए हैं, बात है आपने हमसे 1800 रुपये लिए हैं और आप हमें ये भी नहीं बता सकते। इसने कहा कि हर दफ़ा ये नहीं पता चलता, कभी कभी बच्चे की पोजीशन ऐसी होती है कि आखिर तक भी पता नहीं चलता कि बेटा है या बेटी, इसलिए मैं अभी आपको नहीं बता सकता। आप 2-4 हफ्ते बाद दोबारा आ जाइएगा, तब शायद इसकी पोजीशन ठीक हो जाए। मेरे शौहर को तो गुस्सा ही आ गया कि इतने जतन करके बाहर निकले, अल्ट्रासाउंड भी करवाया, 1800 रुपये भी और टैक्सी वाले को पैसे भी दिए, हर पता भी नहीं चला। वो बहुत गुस्सा कर रहा था। इसने कहा कि आज का दिन तो मेरा बड़ा ही फजूल है। मैं भी चुप कर गई। मैंने कहा कि वो छुट्टी के लिए पिज़्ज़ा तो कहने लगा कि जहर ले जाऊंगा मैं इसके लिए, बढ़िया ही पिज़्ज़ा खाने वाली। मैंने एक बात नोट की थी कि मेरा शौहर कभी भी इतना ज़्यादा गुस्सा नहीं करता था, लेकिन आजकल इससे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। ऐसे कहा कि छोड़े ना, बस थोड़ी शॉपिंग कर लेंगे, थोड़ी चीज़ें बेटी के लिए ले लेंगे, थोड़ी चीज़ें बेटे के लिए ले लेंगे। अगर बेटा हुआ तो बेटी की चीज़ें रख देंगे, और अगर बेटी हुई तो बेटे की चीज़ें रख देंगे। अगली दफ़ा इस्तेमाल हो जाएंगी, चीज़ें कौन सी ख़राब हो जाती है। इस बात का इसने जवाब नहीं दिया और कहा कि मेरे सर में बड़ा दर्द हो रहा है, ज़्यादा बातें नहीं करो। घर आए तो सीधा अपने कमरे में चला गया। मेरी सास ने भी कहा कि क्या हुआ इसको, तो मूड ख़राब लग रहा है। मैंने कहा कि जी वो रास्ते में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनका मूड ख़राब हो गया है। उन दिनों हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत हो रही थी, शायद मेरा मूड ख़राब हो रहा था। जब लड़ाई हो जाती थी तो वो मुझे मनाता नहीं था, मैं खुद ही इसके पास चली जाती, कभी माफ़ी मांग लेती, कभी कहती थी कि बस मेरा मूड ख़राब हो गया था, लगता है मुझे मूड स्विंग हो रही है। वो कहता था कि मूड स्विंग भी लड़की की दफ़ा ज़्यादा होती है, तुम क्यों बार बार इस तरह की हरकतें करती हो, तुम मुझे चुरा रही हो। मैं इसकी बातों से तंग आ गई थी। अब मैंने इसे पूछ लिया। मैंने कहा कि क्या आपको बेटे की ख्वाहिश है? कहने लगा कि क्यों ना हो बेटे की ख्वाहिश, मुझे सेहतमंद औलाद की ख्वाहिश है, लेकिन अगर बेटा हो जाए तो इसमें क्या बुरा है। बेटे की ख्वाहिश तो बड़े बड़े लोगों ने की है, नबियों ने भी अल्लाह से बेटे मांगे हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ, अगर मैं बेटे की ख्वाहिश करूँगा तो क्या ये बुरा है? मैंने कहा कि नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था, लेकिन देखें हमारी पहली औलाद है, अगर बेटी भी हो जाती है तो क्या हो जाएगा, बेटा बाद में आ जाएगा। वो कहने लगा कि नहीं, तो मेरी बात नहीं समझोगी। वह इन दिनों अपनी एक दोस्त के साथ भी लड़ाई झगड़ा कर रहा था। मैंने इसकी बातें सुन ली थी। ये ऐसी बातें थी जैसे दो मर्द ही आपस में कर सकते हैं। हर मुझे इन बातों की ज़्यादा समझ नहीं आई थी। मैं सिर्फ अपने शौहर की साइड की बातें सुन सकती थी। वो कह रहा था कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं पूरी ताकत में और पूरी जान में हूँ। तूने मुझे नहीं देखा, तेरे से ज़्यादा मजबूत हड्डियाँ हैं मेरी। वो दूसरी तरफ से क्या कह रहा था ये मुझे नहीं पता, पर मेरा शौहर अपने आप को इस तरह सामने मजबूत, ताकतवर और एक पूरा मर्द साबित करने की बातें कर रहा था। फिर कहने लगा कि हाँ, 3 ही महीने रह गए हैं, हो जाएगी ये बात भी साबित। बड़ा आया तो इस तरह की बातें करने वाला, दोस्त है या दुश्मन मुझे पता है। हमने दूसरों के लिए बातें की हैं, लेकिन हम पे ये वक्त नहीं आएगा। फिर वो दिन भी आ गया जब मेरे यहाँ औलाद होने वाली थी और मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई। जब ये बात बाहर बताई गई, जाहिर है मैं अंदर थी तो मुझे नहीं पता कि बाहर सबके रवैये कैसे थे। पर एक नर्स वापस आई तो कहने लगी कि आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटी पैदा होती है तो मुंह बना लेते हैं। इस अस्पताल में और भी बहुत से बच्चे पैदा हो रहे थे। आज पूरे 7 बच्चे पैदा हुए। अभी और भी औरतें लाइनों में लगी थी। पता नहीं वो किसकी बात कर रही थी, पर मुझे ऐसे लगा कि जैसे मेरी शौहर की ही बात कर रही है। मेरी सास ने बहुत अच्छी तरीके से इस्तकबाल किया, घर में सजावट की, खाना पकाया, लोगों को बुलाया मुबारकबाद देने के लिए। लोग आने लगे, मेरे घर वाले भी, मेरे रिश्तेदार, दोस्त सब मौजूद थे।
मेरी बेटी का नाम फातिमा रख दिया गया और सब लोगों ने खुशियां मनाई। मेरा शौहर इस सब में खामोश था। रात हुई तो मैंने कहा कि आपने तो बेटी को उठाया भी नहीं। तो कहने लगा कि मैं इतने छोटे बच्चे को नहीं उठा सकता हूँ, मुझे अजीब सा लगता है, जब थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो उठा लूँगा। लेकिन इसने इसके बाद से भी मेरी बेटी को हाथ नहीं लगाया था। वो 7 दिन की हो गई थी। आज मेरे कुछ रिश्तेदार मुबारक थे और मेरी बेटी को मुझसे अजीब तरीके से छीना। इतने छोटे बच्चे को उठाने के लिए तरीके से उठाना पड़ता है। इसकी गर्दन के नीचे हाथ रखना पड़ता है, इसकी कमर के नीचे भी सहारा देना पड़ता है। लेकिन इसने ऐसे उठाया कि जैसे कोई किसी बिल्ली को उठाता है। और इसके बाद इसने मेरी बेटी को इस दुनिया से रवाना कर दिया। इसके हाथ में एक हथियार था और यह हथियार जिससे बड़े बड़े लोगों को इस दुनिया से रवाना किया जाता है। इसका इस्तेमाल किया। इसने हमारे कान बंद हो गए थे। हमें 5 दफ़ा बहुत तेज़ आवाज़ आई थी। मेरे कमरे में इस वक्त मेरे देवर की बीवी, मेरा एक भाई और मेरे एक चाचू मौजूद थे जो मुबारकबाद देने के लिए आए थे। मेरी सास भी भागी भागी आ गई। ये मंजर देख के हैरान रह गए और मेरा शौहर वहाँ से भाग गया। इसने अपनी ही बेटी को इस दुनिया से रवाना कर दिया क्योंकि इसको बेटा चाहिए था। जब इसने ये सब किया तो चिल्लाने लगा कि नहीं चाहिए थी, चिल्लाने लगा कि नहीं चाहिए थी मुझे बेटी, मुझे बेटा चाहिए था। इतना कह के वहाँ से भाग गया। कहाँ पे भागा, किस तरफ गया, मेरे तो आसान खता हो गए। मैं बेहोश हो गई और मेरे रिश्तेदार इसके पीछे भागे, लेकिन इसे पकड़ नहीं पाए। मेरी हालत इतनी बुरी थी कि मुझे नींद की दवाइयाँ देकर सुलाया गया। मुझे बार बार खुशी के दौरे आते थे। मैं कहती थी कि बस मेरी बेटी को किसी तरह वापस ले आओ और मेरी बेटी मुझे वापस दे दो, पर मेरी बेटी तो मिट्टी के हवाले हो गई थी। मुझ पे वो वक्त बहुत बुरा था। आज जब इसको इसकी सज़ा मिलने वाली थी तो मुझे ऐसे लगता था कि जैसे ही इसको सज़ा मिलेगी, मेरे अंदर जो कुछ टूटा था वो वापस से ठीक हो जाएगा। हम लोगों ने बहुत मुसीबतें झेली थी। कभी किसी ने हमारा साथ नहीं दिया, कभी कानून ने हमें ज़लील किया तो कभी पुलिस वालों ने। लेकिन बिलाखिर काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी वक्त के बाद सलीम को पकड़ लिया गया और इससे सज़ा हो गई। इसे फांसी की सज़ा हुई थी। जज को सिर्फ इतना कहना ही काफ़ी था कि इसने अपने 7 दिन की बेटी के साथ ये सब कुछ किया और इसने फ़ौरन से ही फैसला कर दिया। इसने कहा कि मैं डबल तारीखें भी नहीं डालूंगा, सिर्फ एक तारीख डाली गई थी, वो भी कुछ सबूतों को जमा करने के लिए। इसके बाद फ़ौरन से फैसला कर दिया गया था। ये मफरूर हो गया था, इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ा गया था। पता नहीं कितने छापे मारे गए थे, तब कहीं जाके ये पुलिस की गिरफ्त में आया। और जब ये पुलिस के पास था तो इसकी एक वीडियो भी जारी हुई थी। इस वीडियो में इसकी शक्ल देख के ऐसे लग रहा था कि इसने कुछ किया ही नहीं। इसको अपने किए पे कोई अफसोस नहीं था। अगर किसी चोरी के मुजरिम को भी पकड़ा जाता है और वो पुलिस के सामने खड़ा होता है तो वो भी सर झुका के खड़ा होता है। इसकी भी आंखें नीचे होती हैं, लेकिन ये मुंह उठा के खड़ा हुआ था कि जैसे जो किया है ठीक किया है। और जब पूछा गया कि ऐसा क्यों किया तो ये कह रहा था कि मुझे बेटे की ख्वाहिश थी। मेरी दोस्तों के साथ शर्त लगी थी कि जो जवान और मजबूत मर्द होते हैं, इनके यहाँ बेटियाँ नहीं बेटे पैदा होते हैं। अगर मेरे यहाँ बेटी पैदा हुई तो इसके बाद उन्होंने मेरे खिलाफ बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि फिर तो तू मर्द है ही नहीं, इसलिए मैंने गुस्से में आकर ये सब कुछ किया। पुलिस ने कहा कि इसके इन दोस्तों को भी पकड़ा जाए और उनको भी सज़ा के तौर पे 6 महीने ज़रा जेल की हवा खिलाई जाए, जिन्होंने इसका दिमाग ख़राब किया। लेकिन ये कोई छोटा बच्चा नहीं था कि इनकी बातों में आ गया। आज इसने आखिरी ख्वाहिश ये की थी कि वो पहले मुझसे मिलना चाहता था। इसकी ख्वाहिश का पहला हिस्सा ये था कि वो मुझसे बात करना चाहता था। मेरे भाई ने साफ इनकार कर दिया और कहा कि सिखाओ कि ऐसे ही मत कि मैं बात करना चाहती हूँ। मेरे भाई ने मुझे कहा कि इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी मत होने दो, इसको इसी तरह इस दुनिया से जाने दो। मैंने कहा कि नहीं, मुझे बात करनी है। पुलिस वाले ने मुझे कहा कि आप इस तरफ आ जाए, आपकी मुलाकात करवा देते हैं। मैं इस तरफ जाके खड़ी हो गई। सामने एक जाली थी, जाली के पीछे से इसको लेके आने वाले थे और थोड़ी देर के लिए हमें इस कमरे में अकेला भी छोड़ दिया जाता, क्योंकि यही इसकी आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन बीच में सुलाखें और जाली लगी हुई थी। पता नहीं वो मुझसे क्या बात करना चाहता था। क्या वो मुझसे माफ़ी मांगना चाहता था कि इसने हमारी औलाद के साथ ये सब कुछ किया?
अरे कोई दूसरा भी ऐसा करता था तो इंसान किसी तरह ये सब कुछ बर्दाश्त कर लेता, लेकिन अपने ही बाप ने जब ऐसा किया हो तो इंसान कैसे बर्दाश्त करता है। मुझे नहीं पता कि मैं इस बात को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। हमारा मुआशरा बड़ा जालिम है। मुझे लोगों ने ऐसी ऐसी बातें भी सुनाई और कर दो, इस पे ये केस क्यों किया है, इसको पकड़वा क्यों रही हो। कोई बात नहीं, अल्लाह तुम्हें बेटा दे देगा तो वो भी तुम्हारे साथ खुश रहेगा। पलाट तो चली गई है, अपने सुहाग को बचा लो। जब मुझे ऐसे ऐसे मशवरे मिले तो मेरा दिल खून की आंसू रोता था कि ये किस किस्म के लोग थे। अगर यही सब कुछ इनके अपने साथ या इनकी अपनी औलाद के साथ होता तब भी ऐसी बात करते। मेरी सास ने कोई बात ना की थी, वो भी सदमे में हो गई। आज इनकी गोद पे चढ़ने वाली थी, लेकिन उन्होंने मुझे ये नहीं कहा था कि मेरे बेटे को माफ़ कर दो। उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की थी, न मुझे तसल्ली दी। जब से मैं अपने घर वापस आ गई थी तब से मेरी इनसे बात नहीं हुई थी। शायद वो शर्मिंदा थी, क्योंकि ऐसे इंसान की माँ थी, ऐसी तरबियत उन्होंने नहीं की होगी। माँ बाप तो औलाद की तरबियत अच्छी करते हैं, लेकिन औलाद की सोबत बुरी हो तो फिर तरबियत कुछ नहीं कर सकती। थोड़ी देर के बाद मुझे मेरा शौहर नजर आया। इससे मेरा शौहर कहते हुए भी मुझे गुस्सा आ रहा था, लेकिन कहानी सुनाने के लिए और आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ। वो मेरी आंखों के सामने खड़ा था। इंसान भी बड़ा अजीब है ना, एक ही वक्त में एक इंसान से नफरत और मोहब्बत करना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता कि मुझे इसके साथ मोहब्बत थी या नहीं। ये शादी सरासर हमारे माँ बाप ने करवाई थी और ये एक अरेंज मैरिज थी, लेकिन फिर भी मुझे इसकी वो बातें याद आने लगी जो मुझसे किया करता था। मुझे ऐसा लगता था कि ये इंसान मुझसे इतनी ही मोहब्बत करता है तो फिर हमारी औलाद से तो इससे भी ज़्यादा मोहब्बत करेगा। मुझे वो पल याद आने लगे जो हम लोगों ने एक साथ गुजारे थे। पता नहीं कितने वक्त के बाद मैंने इसको देखा था और फिर मुझे वो रात भी याद आ गई जिसके नतीजे में ये खड़ा था और मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे हाथ कांपने लगे। मेरे अंदर इतना गुस्सा भर चुका था कि शायद मैं इन लोहे की सुलाख और इस मजबूत जाली को तोड़ के इस शख्स का गला पकड़ लेती और अपना इंसाफ आज यहीं खड़े खड़े कर लेती। इसने मेरा नाम पुकारा और कहा कि साइमा। मैंने कहा कि नाम मत लो मेरा। क्या चाहते हो तुम? क्यों ये आखिरी ख्वाहिश का ढूंढ रचा है? तुम्हारे जैसे आदमी को तो आखिरी ख्वाहिश का हक भी नहीं होना चाहिए। बोलो क्या चाहते हो तुम? कहने लगा कि तुम अभी भी मेरी बीवी हो। मेरी बात तो सुन लो। देखो मेरी बात सुनो। तुम्हें मेरी बात बहुत गौर से सुननी होगी। मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ, मैं भागना चाहता हूँ। तुम मेरी मदद करो। मैंने जो कुछ किया इसके लिए मुझे माफ़ कर दो, लेकिन मैं तुमसे मदद नहीं मांगूंगा तो किससे मदद मांगूंगा? देखो ना, माँ भी नहीं आई, भाई भी नहीं आया। ये बात तो मुझे उस वक्त महसूस हुई कि हाँ, आज की भांति का दिन था और इसके माँ बाप भाई बहन में से कोई भी नहीं आया था। मैं भी तमाशा देखने आई थी, इससे मिलने के लिए नहीं। और अगर वो इस तरह की ख्वाहिश ना करता तो मैं इससे कभी मिलती भी नहीं। मैंने कहा कि बहुत अच्छा हुआ कि वो लोग नहीं आए। अच्छा कि वो हक और सच का साथ देने वालों में से है। ऐसे अच्छे लोगों के घर में पैदा होकर भी तुम एक ऐसे इंसान बने जिसने अपनी ही औलाद को मेरी जुबान रुक गई। मैंने कहा कि अच्छा, तो इसने बुलाया मुझे। मौत का डर लग रहा है, बचना चाहते हो, यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। भला मैं तुम्हें कैसे बचा सकती हूँ? और मैं तुम्हें बचाऊंगी ही क्यों? इसने कहा कि तुम भूल रही हो कि अभी भी तुम्हारा शौहर हूँ, तुम मेरे निकाह में हो। मैंने कहा कि हाँ, हम लोगों ने खुला और तलाक का चक्कर इसलिए नहीं चलाया क्योंकि हमें पता चल गया था कि तुम वैसे भी मरने वाले हो। मैं क्यों अपने ऊपर तलाक का ठप्पा लिखवाती या खुला का ठप्पा लिखवा लेती? मैं तो बेवा बनूंगी, और वो भी बड़ी फ़ख्र से। इस बात पे वो हैरान था, वो भी बड़ी फ़ख्र से। इस बात पे वो हैरान था। इसकी आंखों में पहली दफ़ा इतनी हैरानगी दिखी थी। हम लोगों ने वाकई ऐसी कोई हरकत नहीं की थी, न हमारे दिमाग में ये बात आई थी। पहले वो भाग गया, इसके बाद मिल नहीं रहा था। फिर पुलिस को मिल गया और उसके बाद उन्होंने डायरेक्ट ही हमें ये तसल्ली देती थी कि फांसी की सज़ा होगी। जो लोग मेरी बेटी और मेरे शौहर में से मुझे मेरे शौहर को चुनने की मशवरे दे रहे थे, वो कल को ये भी कहते कि इसको तो तलाक हो गई थी, इसने तो खुला ले ली थी। ये नहीं सोचते कि तलाक क्यों ली थी, खुला के लिए क्यों अप्लाई किया था। उन्होंने यही कहना था कि इसको तो तलाक हुई थी, ये तो तलाक याफ्ता है, इसलिए मेरे माँ बाप ने ये फैसला किया
कि हम इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। हमें कानून पे भरोसा है और सबसे ज़्यादा अल्लाह के इंसाफ पे भरोसा है। ये इस दुनिया से चला जाता तो मेरी जान तो इससे वैसे भी छूट जानी थी, और मैंने बेवा कहलाना हासिल। कुछ तो करो, मुझे निकालो यहाँ से, मेहरबानी करो। देखो मैं बदल जाऊँगा, हम फिर से एक साथ रहने लगेंगे। हमारे यहाँ बेटी पैदा होगी और मैं इसका नाम। वो बोल रहा था कि मैं फ़ौरन वहाँ से निकल गई। जब मैं बाहर आई तो पुलिस वाला खड़ा था। इसने कहा कि क्या बात है। मैंने कहा कि मुझे इससे कोई बात नहीं करनी, इसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि मुझसे बात की जाए, वो हो गई है। मैं यहाँ से जा रही हूँ। मैं अपने भाई के पास आके बैठ गई। मेरी आंखों में आंसू थे। इसने कहा कि क्या हुआ। मैंने कहा कि कुछ नहीं। कहने लगा कि बताओ मुझे। मैंने कहा कि मैं बाद में बता दूंगी, बस दुआ करो कि जल्दी जल्दी ये मामला ख़त्म हो जाए। आप लोग जानते हैं कि हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ पे इस तरह के मामलात के बाद भी बीवी अपने शौहरों को माफ़ कर देती है। कहती हैं कि कोई बात नहीं, मेरा शौहर है, मेरे सिर का साया है। बंदा इनसे सवाल करे कि जो तुम्हारी औलाद के दुश्मन निकला, आपके दुश्मन निकला, वो तुम्हारे सिर का साया कैसे हो सकता है। ऐसे बहुत से केस थे जब से मेरे साथ ही सब कुछ हुआ था। मैं ऐसे और लोगों से बात करने की, इनसे मिलने की कोशिश कर रही थी ताकि इनके दुख को बांट सकूं और अपना दुख इनके सामने रख सकूं, क्योंकि वही मेरे दुख को समझ सकते थे। लेकिन मुझे ऐसी जितनी भी औरतों और लड़कियों के बारे में पता चला, इसमें से ज़्यादातर ने बाद में सुलह कर ली थी। उन लोगों ने माफ़ कर दिया था और अपना केस वापस ले लिया था। कुछ औरतें ऐसी भी थी जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी। मैं भी मरना चाहती थी। मेरे माँ बाप ने मुझे मरने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम इंसाफ लेंगे, हमें इंसाफ मिलेगा, और हमें इस कानून के इंसाफ पे उम्मीद नहीं थी। हमें अल्लाह के इंसाफ पे भरोसा था, और उसने किसी न किसी तरह से तो इंसाफ करना ही था। तभी तो आज ये दिन आया था। मैं बाहर आ गई। अब इसकी दूसरी ख्वाहिश ये थी कि वो अपनी बेटी की कब्र पे, जान की कब्र पे जाना चाहता था। मुझे अच्छी तरह से पता था कि इससे कोई सरोकार नहीं है। वो वहाँ से भागने के लिए सब कुछ कर रहा था कि एक दफ़ा बाहर निकालेंगे तो किसी तरह भाग ही जाऊँगा। इसकी ये ख्वाहिश भी पूरी करने का इंतज़ाम कर लिया गया, लेकिन साथ बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी और लोग थे। मैं नहीं समझती थी कि वो यहाँ से भाग सकता है, लेकिन शायद इसके दिमाग में कोई प्लान होता। पर अब हम पुलिस वालों को क्या कहते। बिना सबूत के यहाँ पे कोई बात नहीं मानी जाती थी। वो लोग इसे कब्रिस्तान की तरफ लेकर जा रहे थे। हम लोग भी वहाँ गए। हम लोग थोड़ा पीछे खड़े थे। जब वो कब्र के पास गया तो कब्र के ऊपर बैठा और फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, ताकि ये जाहिर कर सके कि मैं अपनी बेटी के साथ ये सब करने के लिए बड़ा शर्मिंदा हूँ और अब रो रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर के बाद ही एक अजीब सा मंजर सामने आया। जब इसको वहाँ से उठाने की कोशिश की तो वो उठ नहीं रहा था। फिर मेरा भाई आगे बढ़ा और इसने कहा कि कुछ हो रहा है। जब हम लोग आगे बढ़े तो पता चला कि वो ज़मीन के ऊपर बैठा था, कब्र के ऊपर मुंह रखा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था। लोग इसे हिला रहे थे कि उठो उठो, चलो ख़त्म हो गया वक्त, चलो तुम्हारी फांसी का वक्त हो गया। पर वो उठ ही नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद जब उसे झटके से उठाया तो वो एक तरफ को गिर गया। पुलिस वाले हैरान रह गए। मेरे भाई ने कहा कि लगता है कि वो बेहोश हो गया है। मैंने कहा कि बेहोश नहीं हुआ है, बेहोश होने का नाटक कर रहा है। मैं भी आगे बढ़ी और मैंने पुलिस वालों को सब कुछ बता दिया कि ये जब मुझसे मिला था तो कह रहा था कि मुझे यहाँ से भगाने में मेरी मदद करो। मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ, मैं मरना नहीं चाहता। लगता है ये बेहोशी का नाटक कर रहा है। लेकिन इसने एक शख्स ने आगे बढ़ के चेक किया और कहा कि ये तो इस दुनिया में नहीं है, मर चुका है। इसकी सांसें रुक चुकी हैं और वापस जेल में आ गए। वहाँ पर ये कन्फर्म हो गया कि वाकई इस दुनिया में नहीं है। हर मैयत इसके घर भेज दी गई। वहाँ से हम लोग वापस मेरी बेटी की खबर पे आए। मैं वहीं खड़ी थी और सोच रही थी कि ये सब कुछ हुआ कैसे। हम लोग भी हैरान थे। वो नाटक कर रहा था, ये तो हम सब लोगों को पता है। यहाँ से भागने के लिए बाहर निकला था, पर कब्र के ऊपर बैठ के जरूर रहा था। वो भी एक नाटक ही था। लेकिन ये कैसे हुआ कि अचानक इसकी जान निकल गई, ये बात हमें आज तक समझ नहीं आई। मैं भी अपनी बेटी की कब्र पे बैठी और रोने लगी। मैंने इसे कहा कि तुम्हारा इंसाफ हो गया है। मेरी जान, मेरी नन्ही परी, मेरी छोटी सी फूल जैसी बेटी, तुम तो इस दुनिया में अभी भी आई थी। तुमने तो ठीक से अपनी माँ को देखा भी नहीं था।
میں نے تمہیں محسوس بھی نہیں کیا تھا اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا. تمہیں میری زندگی کا سب سے بڑا منظر بنا دیا گیا اور تم ہمیشہ محسوس بھی نہیں کیا تھا اور تمہیں مجھ سے دور کر دیا گیا. تمہیں میری زندگی کا سب سے بڑا منظر بنا دیا گیا اور تم ہمیشہ میرے دل میں زندہ رہو گے اور میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گی. تم میری جان ہو. تمہیں میں نے اپنے جسم سے پیدا کیا تھا. تمہارے لیے میں کچھ بھی کرنے کو تیار تھی. وہ تمہارا باپ تھا. یہ ہم دونوں کی بدقسمتی تھی اور اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا. مجھے ایسے لگتا تھا کہ میری بیٹی نے خود ہی اپنا بدلہ لے لیا ہے. جب وہ منحوس آدمی اس کی قبر پہ سر رکھ کے رونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا تو شاید کسی طرح وہیں پر اس کی جان نکل گئی. بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ. میرے دل میں کوئی افسوس نہیں ہے اور میں آپ سب سے بھی کہنا چاہتی ہوں کہ بیٹیوں کو عذاب سمجھنا چھوڑ دیں. بیٹیوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے. اچھی اچھی تصویریں بنائیں، ویڈیو بنائیں، ان کو اپلوڈ کریں، دنیا تک پہنچائیں. لوگوں کو یہ دکھائیں کہ گھر میں بیٹیاں پیدا ہونا کوئی عذاب نہیں ہوتا. اس چیز کو نارملائز کرنے کی کوشش کریں کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی ہے تو کچھ برا نہیں ہوا. آپ کے ساتھ کچھ برا نہیں ہو گیا. سوشل میڈیا بہت بڑی پاور ہے. اس کا استعمال کریں. اپنی بیٹیوں پہ فخر کریں. ان کے پیدا ہونے پہ خوشیاں منائیں تاکہ اس معاشرے میں یہ چیز ختم ہو جائے جو ابھی تک ختم نہیں ہو پا رہی ہے.